वो जलाल शर्मा रिटायर हो गए क्या? नहीं सर, है, मस्त पढ़ाते हैं वो। अरे भैया खतरनाक बंदा, मेरे इंटरव्यू में वही था। ऐसा है हाँ। क्या? तो सर ये हाँ मेरे वही थे। मतलब कौन सा वाले, इसरो वाले इंटरव्यू में या फिर आपने नहीं नहीं, आईआईटीएम का? तो उस टाइम पे भी थे वो। उस 2014 की बात है, उस टाइम पे भी थे वो, और यहाँ इसरो में जब आया है तब भी वही थे। इसरो का जो पैनल है वो आईआईटीएम आईआईटी के प्रोफेसर से बनता ऐसा है? है देख, ऐसा 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 होता है एक्चुअली। क्या है ना कि जब सपोज करो, दो तरह के रिक्रूटमेंट होते हैं इसरो के अंदर। एक तो मान लो आपका होता है सेंटर स्पेसिफिक, मान लो जैसे वीएसएससी है, वीएसएससी ने रिक्रूटमेंट निकाला, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों केस में मतलब कॉन्सेप्ट सिमिलर रहता है। तो अगर आईसीआर भी करा रही है तो वो क्या करती है ना, एक पैनल चूज करती है आईआईटी का, किसी भी आईआईटी का, जैसे आईआईटी दिल्ली से उठा लिया, आईआईटी बॉम्बे से उठा लिया, आईआईटी चेन्नई से ले लिया, उसमें मतलब 80-90% तो रहेंगे आईआईटी के प्रोफेसर, प्लस 10% रहेंगे उसके अंदर इसरो के, जिसके अंदर एक बंदा चेयरमैन होगा और एक या दो बंदे और एक्स्ट्रा होंगे। बस मान के चल, जैसे कि मैं अपने टाइम की बात बताऊं तेरे को, उस टाइम पे 12 लोगों का पैनल था, तो 12 में से तकरीबन 8 या 9 जो थे वो आईआईटी के ही प्रोफेसर थे, जिसमें अच्छा। एक दो को तो मैं जानता था। एक तो प्रोफेसर जलाल शर्मा थे, हाँ। और तो मैडम भी थी, मैं नाम नहीं पता उनका। हेमा मूर्ति। और हाँ हाँ हाँ, मूर्ति मैडम, हाँ 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 सही बात है, हाँ वही वही वही। और एक दो और बंदे थे मतलब। तो हमारे टाइम पे क्या था ना, वो उस टाइम पे ये बता रहे थे कि दिल्ली में भी वही पैनल गया था, और यहाँ पे त्रिवेंद्रम में हम लोग का था, त्रिवेंद्रम में भी वही पैनल था। ऐसा हर अच्छा। बार नहीं होता एक्चुअली, कई बार क्या करते हैं ना, आईआईटी दिल्ली है सपोज नजदीक पड़ता है, तो वो लोग वहीं से पैनल बुला लेते हैं। और जैसे यहाँ त्रिवेंद्रम चेन्नई थोड़ा नजदीक पड़ता है, तो कई बार चेन्नई से प्रोफेसर बुला लेते हैं। तो वैसे इनका आना जाना बहुत सारा लगा रहता है एक्चुअली, क्योंकि कोलेबोरेशन है इनका बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ में। इसलिए उस टाइम पे फिर से मिले थे मेरे को। मैं देख हंस पड़ा था उन्हें। अगर सोचे कि फिर से आ गया। लेकिन बहुत सही है यार। मतलब सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि एक तो ग्राफ थ्योरी और एल्गोरिथम्स पे स्टार्ट किया उन्होंने। सबसे बढ़िया क्या मिलता है ना कि मतलब जैसे सपोज प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हैं, उनकी एक अच्छी बात क्या है ना, वो मतलब अगर गलत है तो वो टोकते हैं तभी, और अगर सही है तो वो उसे एक्नॉलेजमेंट करते हैं तभी कि हाँ। तो उससे क्या मिलता है ना, बंदे को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहता है। जिस तरह आईआईटी इंटरव्यू करते हैं ना वो लोग, हाँ सर, हाँ सर। आपको तो वो करते 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 फिर आपको क्या मिलता रहता है ना कि एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि ये बंदा नहीं सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर कहीं डेविएट भी हो रहा है तो वो लोग फिर कहीं ना कहीं उसे फिर पकड़ने हाँ, की कोशिश हेल्प करते हैं करते कि नहीं। रहते हैं सर। आपके वहाँ कितने लोग रिकमेंड हुए थे सीएस से? उस टाइम पे 23 एक्चुअली। टोटल मिला के? 23, हाँ ऑल टोटल ओवर मिला इंडिया? के, हाँ ऑल ओवर इंडिया। असल में नाइस। क्या है ना कि सीएस में जो वैकेंसी है ना बहुत ही कम है। पिछले हाँ सर। साल, सॉरी पिछले साल, पिछले 2 साल से तो मैंने देखा कि 52 या 53, मतलब 50 प्लस आई, 50 और 60 के बीच में दिखा रहे थे हाँ पिछले सर। 2 साल में। और उसका रीजन क्या है कि जो पिछले 2-3 साल का पीरियड है ना इसरो के अंदर, वो एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड है, कि जिसके अंदर जो पुराना बैच है एक्चुअली वो निकल रहा है और नया बैच आ रहा है। तो अब यहाँ की जो मतलब मैनेजमेंट है इसरो का, उनको भी लग रहा है कि मतलब इससे पहले की जो पुराना जो सीनियर लोग है वो निकल जाए, उससे पहले आप क्या करो, नया बैच उठाओ और और एक टाइम दो इंटरसेक्शन का, कि ताकि जो सीनियर्स हैं वो ग्रूम कर सके जूनियर्स को। राइट, भाई ऐसा होता है नॉलेज ना, नॉलेज नॉलेज तो ट्रांसफर हो सके। हाँ एग्जैक्टली, नॉलेज ट्रांसफर हो सके। तो जब तक वो नहीं होगा, नहीं तो फिर जैसे सीनियर लोग निकल जाएंगे, अपन तो फिर से स्टार्ट करेंगे ना जीरो से। भाई आपने सपोज करो कोई सिस्टम बना दिया, अब उस सिस्टम का मान लो डॉक्यूमेंटेशन भी है, लेकिन कुछ सिस्टम्स इतने पुराने हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक आपको कोई एक्चुअल में नहीं बताएगा ना उस चीज के बारे में कि हाँ ये ऐसे किया था, इसका रीजन क्या है, तब तक नहीं आता। कोडिंग में देख लो ना, सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई लिख दिया, कई बार है ना कि किसी बंदे ने लिख दिया, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी है, लेकिन कुछ चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ना कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी समझ नहीं आती जब तक आप जाके एक्सप्लिसिटली बंदे से बात नहीं करते कि भाई इसका मतलब क्या है, या तो इस तरह की चीज है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ा 50 प्लस के लगभग था सीएस का। नहीं तो मेरे से 1 साल पहले अराउंड पांच या छह वैकेंसी थी, लेकिन रिकमेंड 3 बंदे हुए थे। इसरो में सबसे बड़ा कमाल की चीज क्या है ना, इट डजंट मैटर कि वैकेंसी कितनी है उतनी रिकमेंड होगी, नहीं, अच्छा। अगर वैकेंसी ज्यादा भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये पक्का है। मैं बता दो रहा ना, 2013 की या 14 की बात है शायद, 5 या 6 वैकेंसी थी, लेकिन 3 ही बंदे रिकमेंड हुए थे बस। अगर मतलब इनको नहीं लगेगा ना ऐसा, क्वालिटी नहीं है हाँ तो नहीं लेंगे? हाँ नहीं है, नहीं लेंगे। तो उस टाइम पे 3 बंदे, हाँ 3 बंदों को हुआ था। तो वही है कि मतलब असल में क्या है ना, इसरो का रोल इसमें रिक्रूटमेंट में थोड़ा ही है, ज्यादा रोल पैनल का पड़ता है। तो पैनल ने अगर बोल दिया कि रिकमेंडेशन है, क्योंकि पैनल का ही वो जाता है ना उसके अंदर, ग्रेडिंग वेडिंग करते हैं। बाकी जो चेयरमैन होता है, कमेटी बनती है ना रिक्रूटमेंट कमेटी, जो पैनल होता है उसका जो एक चेयरमैन होगा वो बंदा इसरो का होगा, कोई सीनियर पोस्ट पे होगा। लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब एब्रप्टली मैं जिसे भी चाहूँ उसे पकड़ लूँ, जिसे चाहूँ उसे मतलब ज्वाइनिंग करा दूं, ऐसा नहीं कर सकता। 2013 में वैकेंसीज काफी कम थी और 2014 के बाद से वैकेंसीज बढ़ती गई। 2013 में तो मुझे लगे शायद वैकेंसी थी ही नहीं। 2012 में एग्जाम नहीं आया था और 13 में भी एग्जाम नहीं आया था, आई थिंक 14 में अच्छा। आया था। दो ओके। साल शायद ऐसा था कि ऐसा ऐसा हुआ कि 2 साल ना एग्जाम हुआ ही नहीं, इसका कंडक्ट ही नहीं कराया लोगों ने। आईसीआरबी की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, हो सकता है सेंटर्स का इंडिविजुअली हुआ हो, वो मैं नहीं कह
सकता। तो ICRB का नहीं हुआ था, 2014 में शायद हुआ था, 14 हुआ 15 हुआ। 14 में थी 5 या 6 वैकेंसी थी मैक्सिमम, 15 में 24 वैकेंसी, और 16 17 अभी तक मिला के मतलब मैक्स टू मैक्स 50 वैकेंसी अभी तक आई होंगी जो कंप्यूटर साइंस की बात करो। मैकेनिकल में ज्यादा रहती है क्योंकि मैकेनिकल का स्कोप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिकल का उनका ज्यादा, स्पेशली अगर मैं अहमदाबाद की बात करूँ क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम काम ना इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। आपके जितने भी ट्रांसफॉर्मर बनने हैं या तो रडार पर जितना काम होता है वो सारा का सारा अहमदाबाद में, जो पेलोड बनता है ना बेसिकली सैटेलाइट का, तो पेलोड का काम अहमदाबाद में ही होता है। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे ज्यादा जाते हैं, कंप्यूटर साइंस के भी जाते हैं क्योंकि वहां पे ML पे बहुत सही काम होता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, का डेटा आता है यहाँ पे NRSC में। NRSC आपका जो सेंटर है एक्चुअली, वहां पर जितनी भी सैटेलाइट्स है आपकी, तो सैटेलाइट से सारा का सारा डेटा आता है। तो वो लोग वहां से क्या करते हैं ना, उस डेटा को फिर अलग अलग सेंटर्स को दिया, जिसको भी रिक्वायरमेंट है, सपोज यूनिवर्सिटीज को रिक्वायरमेंट है उनको भी भेजते हैं, या अगर हम सपोज हमें BSSC में रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर पीरियड की, इस पर्टिकुलर रीजन के डेटा की, तो उनको भी डेटा दिया जाता है। तो फिर वो डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स एक्चुअली उसमें सैक में, तो वहां पे वो लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं ना कि सपोज करो एक पर्टिकुलर रीजन का डेटा मिल गया, तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा रहा, कितने टाइम का, फिर क्रॉप्स को एनालाइज करते हैं। तो उससे डेटा पे कुछ ML टाइप की टेक्निक लगा के ये पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये अगर आप फसल लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा कंपैरेटिवली इस फसल के। तो वो एक तरह से मतलब फार्मर्स की हेल्प करते हैं उस केस में। मतलब वो जाएगा आपका जो एनालिसिस है वो गवर्नमेंट को जाएगा, सपोज वहां की जो गवर्नमेंट है, और फिर गवर्नमेंट उसे अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके थ्रू फिर वो लोग पब्लिक तक पहुंचाती है। तो वो इस तरह का काम भी वहाँ पे होता है। सर तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, मतलब क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, डिफरेंट प्रोफाइल होती होंगी राइट? अलग, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये देखो इसमें कई सारे प्रोफाइल्स हो सकते हैं और वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिली है। एक तो प्रोफाइल मैं आपको बताता हूँ कि एक तो सपोज होगी आपकी एप्लीकेशन डेवलपर की, ठीक है ना। अच्छा, एप्लीकेशन पर यहाँ भी होता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। देखो दो तरह के हैं एप्लीकेशन में भी, दो तरह के हैं। एक तो है आपके देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी दो कैटेगरी आ जाएंगी आपकी। एक तो जिसके अंदर ग्राउंड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब मान लो कल को आपको एक डिवाइस बना रहे हो, अब वो डिवाइस व्हीकल में इस्तेमाल होगा, मतलब व्हीकल मतलब लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल होगा। व्हीकल में जब इस्तेमाल होगा तो उससे पहले क्या होगा ना, उसका ग्राउंड पे सारे के सारे टेस्ट होंगे, चेकआउट का एक पूरा सिस्टम है। किसी भी कंपोनेंट के व्हीकल में जाने से पहले उसका पूरा का पूरा एक तरह से पोस्टमार्टम किया जाता है, चाहे हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है। तो ग्राउंड पे जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, जो लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होंगे वो, लेकिन वो एक्चुअली इंटरेक्ट करते हैं उन फिजिकल डिवाइसेस के साथ, कंपोनेंट के साथ जो आपके रॉकेट में लगते हैं। तो एक तो वो सॉफ्टवेयर लिखे जाएंगे, C++ में लिखे जाते हैं। दूसरा होता है आपका वो जो सॉफ्टवेयर है जो आपका एक तरह से रेक्स का पार्ट है। रेक्स मतलब जो रियल टाइम एग्जीक्यूशन का पार्ट है, जो आपका सपोज वो कोड है जो आपके रॉकेट में लग रहा है, मतलब बेसिकली उस चिप का बात कर रहा हूं मैं, जो प्रोसेसर की चिप है जो उसके अंदर लगी है, उसमें ज्यादा काम आपका मान लो असेंबली पे होता है। उसमें मतलब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास, क्योंकि पता है ना असेंबली में ज्यादा स्कोप तो है नहीं। तो मान लिया सपोज करो अगर मैं आप कल को एक प्रोसेसर बना रहा हूं, नया प्रोसेसर, तो उस प्रोसेसर का जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा, क्योंकि इट इज नॉट ए जनरल पर्पस प्रोसेसर। अगर मैं बात करूं नॉर्मल इंटेल की बात करूं तो इसमें इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा है। रॉकेट्स वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं ना, ये मान के चलो कि सपोज ये मोबाइल है, मेरा एग्जांपल देता हूँ, ये मोबाइल है तो इस मोबाइल में अराउंड 6 GB रैम है, इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। दिस इज मच पावरफुल देन ए प्रोसेसर विच इज अवेलेबल इनसाइड एनी रॉकेट। मतलब रॉकेट मतलब एक नॉर्मल रॉकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर पोलो वगैरह की बात भी करूँ मैं, जो सिस्टम उसमें लगा था उस टाइम पे, उससे कई गुना इट कुड बी लाइक 100 times मच पावरफुल दिस मोबाइल इज हैविंग एक्चुअली, और इट्स मच कॉम्प्लिकेटेड। तो उनके जो सिस्टम्स हैं वो एक तरह से मान के चलो सिंपल इसलिए कहूंगा क्योंकि एक तो इंस्ट्रक्शन सेट बहुत लिमिटेड होगा। सपोज अगर आपको 50 इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट करनी है तो आपके हार्डवेयर में 50 इंस्ट्रक्शन जाएंगे, 50 ही ऑप कोड होंगे। तो जब आप कंपाइलर लिखोगे उसका, या तो आप क्या करो, तो आप एक जनरल पर्पस कंपाइलर खरीद लो, सपोज करो, ठीक है ना, IEEE 1754 आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से फिर आप क्या करो। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि अगर आपने किसी भी इंस्ट्रक्शन की जो एनकोडिंग है उसे बदल दी का मतलब है कि मान लो जो ऐड ऑपरेशन है, ऐड ऑपरेशन की एनकोडिंग जो है, जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है वो बोलता है कि 00101 है, लेकिन आपने एनकोडिंग तो रिटेन कर ली, लेकिन आपने ऑपरेशन बदल दिया, इंप्लीमेंटेशन बदल दी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, देन दैट पर्टिकुलर कंपाइलर मे नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर। आई मीन विल बी द आंसर करेक्ट एज पर द कंपाइलर, बट इट इज नॉट करेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो इन दैट केस यू हैव टू राइट एन इंटरमीडिएट प्रोग्राम व्हिच विल एक्चुअली ट्रांसलेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट कोड एज पर योर रिक्वायरमेंट सो दैट इट कैन बी फेड टू द सिस्टम। उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, अगर आप सपोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने वहां पर एक यूटिलिटी बनानी पड़ेगी ना बीच में, तो आपके प्रोग्राम जिसमें आप अपना प्रोग्राम फीड करोगे, इट विल गिव सम आउटपुट एंड दैट यू कैन फीड टू द एक्चुअल कंपाइलर व्हिच विल गिव यू द ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर लिखना पड़ेगा ना, ये इसको
भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मान लो, चलिए इट इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, बट ग्राउंड पे इसका इस्तेमाल होगा। इस तरह के ये बहुत एक्चुअली इस तरह के जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं। मेमोरी के रेस्पेक्ट में बात भी करूं और वैसे भी अगर बात करूं मैं, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में कितना एफिशिएंट होगा, या स्पेशली बग्स वगैरह के अगर हम यूजुअली लिखते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखते हैं, बहुत सारी बग्स रह जाती है, दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। लेकिन वो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है, एक तरह से इशू भी कह दो या सही चीज भी है कि यहाँ की जो इसरो की पॉलिसी है वो जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे सॉफ्टवेयर बग आया होगा वो PSLV के टाइम पे आया था किसी में, और उस वो बग क्या था, कुछ वंस कॉम्प्लीमेंट का इशू था, वंस कॉम्प्लीमेंट करेक्टली नहीं हो पाया और रॉकेट फेल हो गया था। कमाल की बात है ना, एक वंस कॉम्प्लीमेंट की एरर की वजह से आपका पूरा का पूरा मिशन ही फेल हो गया। उस टाइम के बाद से फिर उस चीज को काफी सीरियसली लिया गया, और उसके बाद से जितने भी मतलब जो कोड थे, उसके बाद अलग अलग से कमेटियां बनी। अब यहाँ पे ना रिव्यूज बहुत एक्सटेंसिव होते हैं। सपोज करो आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया गया, सपोज जो बहुत पहले सीनियर्स ने किसी ने लिखा था, करंट टाइम के हिसाब से थोड़ी ट्विकिंग की जरूरत है, आपने कुछ चेंज करना है। अगर आप कोई चेंज प्रपोज कर रहे हो और या तो आप उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, आपको ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने पड़ेंगे कि जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो सिस्टम के अंदर, उसका रीजन क्या है, उसका बेनिफिट क्या होगा। फिर वो मल्टीपल कमिटीज के पास से होके गुजरेगा और तब जाके फाइनली उसको आप सिस्टम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। इस तरह का जो एक सिस्टम है ना, रिव्यू सिस्टम है, जो एक्सटेंसिव रिव्यू सिस्टम है जो इसरो का वो बना दिया ना, उसकी वजह से फिर वो जो पॉलिसी है वो एक तरह से जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी की तरफ बढ़ गए। तो इसलिए पिछले कई साल से, मान लो 20-22 साल से भी ज्यादा टाइम होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर फ्लॉ नहीं आया। इट इज नीडेड आल्सो, क्योंकि एक छोटे फ्लॉ की वजह से एंटायर मिशन वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ सर, तो आप ये बता रहे थे कि कौन कौन से डिफरेंट जॉब प्रोफाइल हो सकते हैं CS के लिए। एक तो मैं बता रहा था कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन डेवलपर की बात होगी। वहां पर जब मैं नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो उसमें आप किस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो। जावा है तो, दूसरा आप पाइथन पे काम कर सकते हो अगर आप कोई एनालिसिस टाइप का काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिक्स का बहुत काम है, ठीक है ना। बहुत सारा व्हीकल्स का डेटा अवेलेबल है, उसको एनालाइज करना, क्योंकि दो तरह के एनालिसिस लोग करते हैं। एक तो फ्लाइट से पहले एनालिसिस होगा, पिछला डेटा आप स्टडी करोगे ना। मान ले सपोज करो कल को आपने कोई सिस्टम बनाना है, तो आप क्या करोगे, हिस्टोरिकल डेटा उठाओगे और हिस्टोरिकल डेटा को आप एनालाइज करके देखोगे कि क्या क्या पैरामीटर कहाँ मुझे ट्यून करने चाहिए ताकि मैं एक रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकूं। पहला एनालिसिस होगा फ्लाइट से पहले। एक फिर आप क्या करते हो, जब आपने कुछ बना लिया सपोज करो, बनाने के बाद फिर आप क्या करते हो, आपने उसको टेस्ट किया, मतलब रियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। टेस्ट करने के बाद आपका कुछ आंकड़ा आएगा, आपके पास कुछ डेटा निकल के आएगा। अब आप इस डेटा को आप फिर से टेस्ट करोगे और फिर जो आपका पहला एनालिसिस आपने किया था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन से पहले का जो एनालिसिस था, और अब जब आपने उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दिया है तो यूज किया है, और अब जो डेटा निकल गया है, अब आप यहाँ पर इन दोनों को फिर कंपेयर करो। तो एक इस तरह के जो मतलब सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं जहाँ पर इस तरह का काम, यहाँ पर आप R का इस्तेमाल कर सकते हैं या पाइथन और मैटलैब। एंड वन मोर थिंग एक्चुअली हियर इन इसरो, सी व्हेन यू गो टू द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, द प्रोफाइल्स विल बी लाइक whether you are a Java developer, whether you are a like PLSQL developer, whether you are a Python or full stack developer. Full stack means when you know all your responsibility with all the components. I was full stack. Exactly correct. So in ISRO actually the by default profile is the full stack. So you must know each and everything, starting from the web development till then the back end, whatever the logic you will write, business logic plus the database. Then suppose if you are deploying that application in the internet domain, because here it is separated not totally intranet and internet. Most of the applications, 90% of the applications or the services are the in a local domain. So if you are deploying a service which will be part of the internet, then security also you have to take care. So I mean it's a big domain actually, so you have to be very sure about it. So cyber security, then another area comes. Oh, okay. Yeah, definitely that's another domain. Then network security is another area. Application developer, then ground software developer, then system software, then I think this. Sir, there will be some software, simulation softwares जो कि simulate yes, correct. Simulation software, yes. That's what I'm telling you. Those simulation software are used at the ground, so that will be part of the ground checkout. So I told you that one level. This is application, this is system. So in between also one layer is there. Okay. That will be the part of those simulation software. तो सर ये तो बात हो गई CS grads की, लेकिन आपको तो obviously idea होगा दूसरे stream से जो students आते हैं उनका कैसा प्रोफाइल रहता है सर as compared to CS? एक्चुअली क्या है यहाँ पे दूसरी स्ट्रीम्स के लिए अगर बात करूँ तो उनके लिए ज्यादा स्कोप है। अगर देखा जाए तो स्पेशली मैकेनिकल की अगर बात करूँ, मैकेनिकल के लिए सबसे ज्यादा स्कोप है सेंटर के हिसाब से अगर हम बात करूँ, क्योंकि VSSC का जो सेंटर है एक्चुअली ये लॉन्च व्हीकल कैटेगरी में आता है। तो VSSC
एलपीएससी वीएसएससी एक मास्टर हो गया, एलपीएससी एक्चुअली एक सेपरेट सेंटर है, लेकिन एलपीएससी तरह से सबसेट मान के चलो, क्योंकि एलपीएससी में जो काम होता है वो लिक्विड प्रोपल्शन पे काम होता है, ठीक है। वीएसएससी में होता है सॉलिड प्रोपल्शन पे। एक आईपीआरसी का नाम भी सुना होगा, प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में जो है तमिलनाडु। एक्चुअली मैंने आपसे बात करने से पहले मैंने रिसर्च किया कि बीएसएससी, एलपीएससी, आईपीआरएससी, एसडीएससी, वीआरएससी, एसएससी, ये सारे कुछ मेजर सेंटर्स हैं इसरो के अक्रॉस द कंट्री। और ये काफी लोगों को पता नहीं होता, सिर्फ लोगों को सिर्फ एक ही जगह का नाम पता है, श्रीहरिकोटा, वहां से लॉन्च होता है, खत्म। सर, तो एक और जो चीज है कि जैसे आपने एज अ सीएस ग्रेड आपने ज्वाइन किया, विल यू गेट ऑप्शन कि नहीं भाई मेरे को एआईएमएल में ही रिसर्च करना है इसरो के अंदर, या फिर वो पहले से ही अलोकेट करते हैं? नहीं, एरिया एक्चुअली आपने क्या काम करना है इट इज नॉट डिसाइडेड, इट इज नॉट प्री डिसाइडेड, नॉट इवन सेंटर। एक्चुअली जो सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो प्योरली रैंडम होता है। तो जैसे कि मान लो मेरे केस में मुझे भी यहाँ पे वीएसएससी मिल गया, कुछ बंदे थे हमारे बैच के जो हरियाणा के, एक्चुअली अगर मैं ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की बात भी करूँ तो उनको चंडीगढ़ मिल गया, कुछ को अहमदाबाद मिल गया। तो ये पूरा का पूरा ऐसा है कि अनप्रेडिक्टेबल है, डिसाइड नहीं कर। तो सेंटर आ गया, उसके बाद जब आप सेंटर में जाओगे तो आपने कौन सी डिवीजन में आपको भेज रहे हैं, तो ये भी पूरा का पूरा एक तरह से रैंडम ही, इट इज नॉट प्री डिसाइडेड कि आपने कहाँ जाना है। तो वो एक तरह से मान लो, तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज भी है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो कि अगर आप ये कह रहे हो कि पहले तो आपको पता नहीं है कि किस डिवीजन में क्या काम हो रहा है, बिकॉज यू आर ए न्यूबी, तो नए सिस्टम में आप जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि सिस्टम में क्या काम हो रहा है। तो वो जहाँ पे भी लिख देंगे आपके डॉक्यूमेंट पे, यू विल गो टू दैट डिपार्टमेंट एंड देन यू विल वर्क बेस्ड ऑन दैट। कुछ टाइम के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और दूसरे डिवीजन में काम सही है, तो यू कैन मेक ए ट्रांसफर टू द अदर डिवीजन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।